वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मैं विस्फोट के इस अंक में 3 विषयों का विश्लेषण करूंगा। मेरा पहला विषय होगा वित्त से जुड़ा हुआ केन्स इंडिया बनाम भारत सरकार। दूसरा विषय होगा राजनीति से जुड़ा हुआ, जिसमें मैं बात करूंगा भारत सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का। हालांकि यह जो विश्लेषण होगा यह मेरा दूसरा विश्लेषण होगा इस विषय पे। मैंने इस पे पहले भी बात कर रखी है इस एक अंक में, और आज यह मेरा इसका दूसरा और आखिरी अंतिम अंक होगा। और मेरा तीसरा विश्लेषण आज के इस विस्फोट का होगा शिक्षा पे, और मैं यहाँ पर बात करूँगा भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कोरोना काल में 2021-2022 अर्थात वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बनाए गए पढ़ाई के ढांचे का। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ वित्त से जुड़ा हुआ केन्स इंडिया बनाम भारत सरकार का। यह एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है जो आज की तारीख में इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे जुड़ा एक फैसला जो है वो फ्रांस की अदालत में आया है। हालांकि यह फैसला 11 जून 2021 अर्थात इस वर्ष के 11 जून को ही आ गया था फ्रांस के अदालत के द्वारा, और उसकी कानूनी प्रक्रिया भी आज से 2 से 3 दिन पहले पूरी कर ली गई है। यह फैसला क्या है? तो यह फैसला यह है कि फ्रांस की अदालत ने केन्स इंडिया को, केन्स ग्रुप को, केन्स बिजनेस ग्रुप को CAIRNS इसका स्पेलिंग होता है, तो केन्स बिजनेस ग्रुप को, केन्स इंडिया को यह अधिकार दिया है कि वह फ्रांस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त कर सकती है। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा, यह बात करना चाहूँगा कि यह फैसले का आधार क्या है, ये सारे मुद्दे क्या हैं, ताकि इस फैसले को देना पड़ा या फिर यह फैसला आया। तो बात आती है वर्ष 2006-2007 की, क्योंकि इसका जो पृष्ठभूमि है ये वर्ष 2006-2007 आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये केन्स का मतलब क्या है, ये केन्स इंडिया है क्या। तो केन्स जो है ये एक बिजनेस ग्रुप है, एक व्यावसायिक संस्थान है जो कि पेट्रोलियम सेक्टर में काम करती है, उसके एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का काम करती है। केन्स जैसे एक रिलायंस पेट्रोलियम है या फिर अलग अलग ग्रुप हैं भारत के, उसी तरीके से केन्स जो है यह एक पेट्रोलियम सेगमेंट में काम करने वाला व्यावसायिक संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर या फिर कहें तो जिसका स्थापना जो है वो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में हुआ था, और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। तो केन्स जो है केन्स यूके के नाम से या फिर कहे तो यह जो केन्स है केन्स एनर्जी पब्लिक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में। तो केन्स एनर्जी PLC एक ब्रिटेन की स्कॉटिश कंपनी है जो कि पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और यह जो केन्स एनर्जी PLC है इसका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग है, और इसके जो CEO हैं वो साइमन थॉमसन हैं। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ और यह स्पष्ट यहाँ पे हो जाता है कि केन्स एनर्जी PLC जो है यह एक स्कॉटिश कंपनी है, एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और चूँकि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों में काम करते हैं, या फिर आधुनिक परिभाषा के हिसाब से इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में अंतर ये हो जाता है कि मल्टीनेशनल का दायरा 7 या 7 से ज़्यादा देशों का हो जाता है, जबकि इंटरनेशनल जो होते हैं वो 7 से कम तक, अगर एक कंपनी 2, 3, 4, 5, 6 देशों तक काम करती है तो वो इंटरनेशनल होती है, और जब 6 से ज़्यादा देशों पे वो काम करती है आधुनिक परिभाषा के हिसाब से तो वो मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है। और ये जो केन्स एनर्जी PLC है पब्लिक कंपनी है, यह जो है यह ब्रिटेन की या फिर कहें तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 7 से ज़्यादा देशों में काम करती है, विश्व के 7 से अधिक देशों में काम करती है। और इसी केन्स एनर्जी PLC ने, इसी केन्स एनर्जी UK ने भारत में 2006-2007 में अपना व्यापार शुरू किया था, और उसका नाम
केन्स इंडिया लिमिटेड रखा गया था। इसने भारत में केन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से एक व्यापार शुरू किया था। और बात आती है कि जब इसने केन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से एक व्यापार शुरू किया था तो उसी समय, उसी दौरान इसने केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के नाम से भी एक कंपनी बनाई थी। अर्थात यह दो कंपनियां भारत के लिए इस केन्स एनर्जी के द्वारा बनाया गया था। एक था केन्स इंडिया लिमिटेड जो कि भारत में रजिस्टर कराई गई थी, तो दूसरा था केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड कराया गया था। तो यहाँ पर दो कंपनियाँ थी और मसला और मामला जो है इसी दो कंपनियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब यह भारत में पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रही थी उस समय के सरकार के द्वारा इसे परमिशन दिया गया और ये सारा कुछ एक प्रोसेस के तहत, संवैधानिक प्रोसेस के तहत भारत में काम कर रही थी केन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये जो केन्स एनर्जी स्कॉटलैंड की कंपनी है। तो फिर क्या हुआ कि इसने उसी के साथ एक केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड न्यू जर्सी अमेरिका में एक और कंपनी बनाई और इसने केन्स इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर थे उन सारे सेक्टर्स के शेयर जो है वो केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिए, अमेरिका की केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिए। और फिर कुछ समय बाद केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड से केन्स इंडिया लिमिटेड जो कि भारत में रजिस्टर्ड थी फिर उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले ये केन्स इंडिया लिमिटेड से केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड की तरफ, फिर केन्स इंडिया होल्डिंग लिमिटेड से वापस केन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ सारे शेयर को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो फिर यहाँ पर जब भारत सरकार को ये सारी बातें पता चली तो भारत सरकार ने और भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इसकी जांच की और जांच में पाया कि भारत सरकार से केन्स इंडिया लिमिटेड या फिर केन्स एनर्जी जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी कर रही है, क्योंकि इसने ये जो काम किया है शेयर ट्रांसफ़र का, जो डबल शेयर ट्रांसफ़र का काम किया है, पहले शेयर किसी और कंपनी को फिर वापस किसी और कंपनी को जब ट्रांसफ़र किया गया तो यहाँ पे इन्हें कैपिटल गेन हुआ है, यहाँ पे इन्हें वित्तीय फ़ायदा हुआ है जो कि इसने छिपाया है वो टैक्स बचाने के लिए और अलग अलग तरीके से ये वित्तीय धोखाधड़ी है। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार या फिर भारतीय फाइनेंशियल सेटअप और भारतीय बिजनेस सेटअप के अनुसार। तो यह एक कैपिटल गेन का मामला था जिसके आधार पे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, भारत के वित्त मंत्रालय ने इसे एक धोखाधड़ी का मामला बताते हुए केन्स इंडिया लिमिटेड पे 24,500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अर्थात केन्स इंडिया को 24,500 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना था, लेकिन केन्स इंडिया ने इसे देने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आता है और एक जो टर्म आता है वो आता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हम काम तो अभी कर रहे हैं, नियम तो अभी बनाए हैं, लेकिन यह जो नियम है यह कुछ वर्षों पहले से हमने लागू किया है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भूतकाल से लागू किया गया नियम जो कि वर्तमान में बनाया जाता है लेकिन इसे लागू भूतकाल से किया जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का यह नियम है और भारतीय संविधान के अनुसार क्रिमिनल लॉ पे आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकते हैं, बाकी आप सिविल लॉ पे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बना सकते हैं। अर्थात अगर कोई क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो वहाँ पर अगर जो नियम है उसी नियम के तहत काम होंगे, वहाँ पे आप बैक में जाकर उस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जो आप आज बना रहे हैं, जबकि सिविल लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर हम आज की तारीख में कोई टैक्सेशन नियम लगाएंगे, कोई टैक्स को ऐड या माइनस या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम आज से 10 साल पहले से भी कर सकते हैं। अर्थात आज हम टैक्स का नियम बना रहे हैं और ये जो टैक्स का नियम है ये हम 2021 की जगह पे 2010 से लागू करेंगे। अर्थात ये जो टैक्स हमने बढ़ाया है ये 2010 से लागू है और ये 2010 से सारी कंपनियों को या जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस टैक्स से जुड़े हुए हैं, इस टैक्स के अंदर आते हैं, उन्हें वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था जिसके तहत
केन्स इंडिया को ये सारी चीज़ें देना पड़ा, या फिर इन सारी चीज़ों के लिए भारत सरकार ने उसे बाध्य किया कि आपको देना होगा, क्योंकि ये तब तक नियम नहीं था। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन उस समय भारत सरकार ने, भारतीय वित्त मंत्रालय ने ये टैक्सेशन नियम बनाया और ये चीज़ केन्स इंडिया पे और अलग अलग चीज़ों पे लगाया गया, जिसमें केन्स इंडिया पे भी लगाया गया। तो बात ये थी कि आपको ये 24,500 करोड़ रुपए देना होगा क्योंकि आपने कैपिटल गेन किया है। लेकिन केन्स इंडिया ने इसे मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के तहत बिजनेस नहीं किया था, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो एक नकारात्मक पहलू होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी देश में उस समय के वर्तमान सिचुएशन को देख कर जाती है, और अगर वहाँ की सरकार बैक डेट में जाकर किसी लॉ को फिर से अमेंड कर देती है, टैक्सेशन लॉ को अमेंड कर देती है, तो वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए नकारात्मक होता है। तो केन्स इंडिया ने भी इसी को आधार बनाया और कहा कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा, और इसके लिए उसने भारत के 2 जगह पे अपील की। भारत सरकार के इस फैसले, भारतीय वित्त मंत्रालय के इस फैसले के खिलाफ भारत में 2 जगह पर उसने अपील की। पहला था ITAT, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, और दूसरा था दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत के दिल्ली उच्च न्यायालय में। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उसकी याचिका को खारिज कर दी और कहा कि भारत सरकार का जो फैसला है मैं उसी को इम्प्लीमेंट करता हूं, मैं भी उसी फैसले के साथ हूं। और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला 2015, ये दोनों जो मुद्दे थे ये 2015 में लाए गए थे। ये 2015 में केन्स इंडिया के द्वारा याचिका दायर की गई थी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में और दिल्ली उच्च न्यायालय में। जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने इसकी याचिका को खारिज कर दी तो केन्स इंडिया को लगा कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय भी भारत की ही उच्च न्यायालय है, तो वो भी भारत सरकार के फैसले के साथ ही शायद जाए, इसलिए वह 2015 में ही इस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल से बाहर निकलकर, या फिर कहें तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से बाहर निकलते हुए वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसका नीदरलैंड के हेग में हेड क्वार्टर है, वहाँ पे इसने अपील की। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको हिंदी में अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय कहते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लगभग 122 से ज़्यादा देशों के सदस्यता के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापारिक तौर पे और अलग अलग तौर पे मध्यस्थता करने का काम करता है या फिर समझौता कराने का काम करता है। तो जब 2017 में, वर्ष 2017 में अस्थाई मध्यस्थता ट्रिब्यूनल, अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय में केन्स इंडिया ये चीज़ जाकर अपील करती है कि हमें इस पे न्याय चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय, इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि हाँ ये मेरे दायरे में आता है, और उसने भारत सरकार के फैसले के खिलाफ एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि केन्स इंडिया को 1 भी रुपया नहीं देना होगा। यहाँ तक जब बात आती है तो भारत सरकार को ही 8,000 करोड़ रुपए केन्स इंडिया को देने होंगे, न कि केन्स इंडिया को 24,500 करोड़। केन्स इंडिया को 1 भी रुपया नहीं देना है भारत सरकार को, जबकि भारत सरकार को केन्स इंडिया को 8,000 करोड़ रुपए देने होंगे। तो ये फैसला आने के बाद, यह फैसला जो है 23 दिसंबर 2020 को आया था। 2017 को अपील किया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और 23 दिसंबर 2020 अर्थात पिछले वर्ष ये फैसला आया। और ये फैसला जब 23 दिसंबर 2020 को आया तो भारत सरकार ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया, और भारत सरकार के पास 90 दिन अर्थात मार्च 2021 तक, इस वर्ष के मार्च तक वो आज़ादी थी, वो स्वतंत्रता थी कि वो इसके खिलाफ अपील करे, इस फैसले के खिलाफ अपील करे, इस फैसले के खिलाफ जाए। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर केन्स इंडिया के साथ बात करने की सोची, और उसने सोचा कि इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के द्वारा सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई, और फिर केन्स ग्रुप ने, केन्स बिजनेस ग्रुप ने, केन्स इंडिया ने इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को आधार बनाते हुए विश्व के अलग अलग देशों में भारत सरकार के खिलाफ और इस फैसले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
के पक्ष में भारत सरकार के खिलाफ अलग अलग देशों में न्यायिक मुकदमा किया और कहा कि मुझे भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जाए, मुझे वो पावर दिया जाए, मुझे वो स्वीकृति दी जाए, ताकि मैं भारत सरकार के अलग अलग संपत्ति को जब्त करूं और जब्त करके मैं अपना ये जो 8,000 करोड़ रुपए का जो मुझे फैसला दिया गया है, मेरे पक्ष में दिया गया है, मैं उसकी वसूली कर सकूं, क्योंकि भारत सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही है। तो इसके आधार पे 11 जून 2021 को फ्रांस की एक अदालत ने ये फैसला दिया कि आप फ्रांस में भारत के जितने भी संपत्ति हैं उसको आप जब्त कर सकते हो और अपना पैसा निकाल सकते हो। और इसके आधार पे जब सारी कानूनी कार्रवाई सारी कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद केन्स इंडिया ने आज से 2 से 3 दिन पहले फ्रांस में 20 संपत्तियों को जब्त करने का फैसला लिया, या फिर 20 संपत्तियों को चिन्हित किया, जिसमें उसने कहा कि मैं अब इन सारे संपत्तियों को जब्त करूंगा। हालांकि भारत सरकार का आधिकारिक बयान यह है कि अभी तक फ्रांस की अदालत से ऐसा कोई फैसला उन्हें नहीं बताया गया है, और जब ये फैसला आएगा, ये बताया जाएगा, तो उस पर ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे एक बात और बता दें कि केन्स इंडिया जो है वो एयर इंडिया, भारत की एयर इंडिया या फिर भारत की शिपिंग जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, चाहे वो जलमार्ग से भारत का जो भारतीय कंपनी है या फिर वायु मार्ग की जो भारतीय कंपनी है, ये उसको भी प्राइमरी टारगेट कर रही है और यह चाह रही है कि एयर इंडिया या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे जितने भी कंपनी हैं, ये जो विदेश में आते जाते रहते हैं, मैं इसकी जब्ती करूं और इसके आधार पे मैं अपना जो 8,000 करोड़ रुपए का जो फैसला आया है मेरे पक्ष में, मैं उसको ले सकूं। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो केन्स इंडिया बनाम भारत सरकार का जो मुद्दा है, यहाँ पे ये फैसला एक बार पहले भी वोडाफोन बनाम भारत सरकार से प्रेरित लगता है, दिखता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक ऐसे फैसले आए थे जिसमें भारत सरकार के खिलाफ फैसले दिए गए थे। इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वोडाफोन और भारत सरकार, वोडाफोन बनाम भारत सरकार, वोडाफोन बनाम भारत वाले केस में, और केन्स इंडिया वाले में भी यही चीज़ आया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत के खिलाफ 2 बार फैसले आए हैं, और जिसके आधार पर भारतीय सरकार को एक तरीके से कहें तो नकारात्मकता झेलनी पड़ी है। तो मैं आतंक समाचार यहाँ पर यही कहना चाहता है कि भारत सरकार का जो भी पक्ष है या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला है या फिर केन्स ग्रुप का जो फैसला है, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही से सही डिसीजन लिया जाए, सही से सही वित्त मंत्रालय के द्वारा डिसीजन लिया जाए, ताकि आगे चलकर ये जितने भी वित्तीय अनियमितता है, इन सारे चीज़ों को रोका जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि जो ये केन्स इंडिया ग्रुप है, ये 2011 में, वर्ष 2011 में जब ये सारे मुद्दे हुए, 2006-2007 की ये कंपनी थी भारत में। 2011 में इसने भारत की वेदांता ग्रुप को अपने सारे शेयर, अपने सारे बिजनेस को बेच डाला। वहाँ पे 10% को रोक दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे वो सारे केसेस चल रहे थे। और जो केन्स इंडिया का जो अब जो भारत में जो वो काम हो रहा है, वो वेदांता ग्रुप के द्वारा हो रहा है, क्योंकि केन्स इंडिया ने अपना सारा बिजनेस जो है वो वेदांता ग्रुप को, भारत की वेदांता ग्रुप को बेच दिया था। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे विषय पे, और मैं यहाँ पर बात करूँगा राजनीति का। मैं यहाँ पर बात करूँगा मोदी सरकार या कहें तो भारत सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का। हालांकि मैंने इस पर पहले भी बात किया था और मैंने इस पर पहले भी ये सारी बातें बताई थी कि यहाँ पे 43 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है मोदी सरकार के कैबिनेट में, मोदी सरकार के कार्यकाल में, मोदी सरकार के भारतीय कैबिनेट में। तो यहाँ पे 43 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है, और अब की तारीख में टोटल 78 मंत्री हो चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, जिसमें स्वतंत्र प्रभार के 2 मंत्री और राज्य मंत्री, तीनों मिलाकर 78 मंत्री हो चुके हैं भारत की मोदी सरकार में, या फिर कहें तो भारत सरकार में।
अब मैं यहाँ पर विश्लेषण हालांकि मैंने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे विश्लेषण का आधार है कुछ मंत्रालय। यहाँ पर मैं कुछ मंत्रालय और कुछ मंत्रियों की बात करूँगा। मैंने जब पहला विश्लेषण किया था तो उस समय हमारे पास वो सारे डेटा नहीं थे, जिसमें ये नहीं पता था मुझे कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया। और मैंने उस समय बोला था कि जब ये मंत्रालय पता चल जाएगा आतंक समाचार को, तो ये इस चीज़ पे मैं विश्लेषण करूँगा। हालांकि उस समय जब मैं विश्लेषण कर रहा था तब तक ये मंत्रालय आउट हो चुका था, लेकिन चूंकि ये विश्लेषण चल रहा था तो मैंने उस समय उस मंत्रालय पे विश्लेषण नहीं किया। मैंने सोचा कि इस पर बाद में विश्लेषण करूँगा, तो आज मैं उन सारे मंत्रालय और मंत्रियों पर विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय पे। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना काल के दौर में एक बहुत बड़ा मंत्रालय हो जाता है, और इस स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री जो थे, भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हें इस्तीफ़ा दिलवाया गया या फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री उनके जगह पे दूसरे हो चुके हैं, वो हैं मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जो हैं वो अब नए स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो हटा दिए गए। तो बात आती है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को क्यों हटाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाना कहीं ना कहीं भारत सरकार के खिलाफ उस सारे बयान को तेज़ी देती है, उन सारे बयान का आधार बनती है जहां पर यह कहा जाता है या फिर कहा जा सकता है कि भारत का कोरोना लिमिटेशन जो था या फिर कोरोना का जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, जिसके कारण से डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाना पड़ा। वहीं पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी रविशंकर प्रसाद या फिर उसके मंत्री को हटना पड़ा या फिर हटाया गया। तो यहाँ पर बात आती है कि रविशंकर प्रसाद को आईटी मिनिस्ट्री और या फिर कहें तो लॉ मिनिस्ट्री से क्यों हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर रविशंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा था ट्विटर, फेसबुक अर्थात नए आईटी नियम के, जिसमें रविशंकर प्रसाद चूँकि वो मंत्री थे तो उनका अहम रोल था और इन्हें बार बार ट्विटर से, फेसबुक से या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़ने पड़े थे, वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, बयान देने पड़े थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो रविशंकर प्रसाद का भी हटना कहीं ना कहीं एक सवाल को जन्म देता है कि क्या भारत सरकार को लगता है कि रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया वाले चीज़ों पे सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाए। और ये चीज़ रविशंकर प्रसाद का हटना ये भी कहीं ना कहीं बताता है या फिर ये भी कहीं ना कहीं इस बात को भी जन्म देता है कि रविशंकर प्रसाद बनाम ट्विटर, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी रविशंकर प्रसाद और ट्विटर की, भारतीय कानून मंत्रालय और ट्विटर की, इसमें अगर रविशंकर प्रसाद को हटाया गया है तो यहाँ पर यह ट्विटर की वैचारिक जीत भी मानी जा सकती है। आतंक समाचार को इसमें ट्विटर का वैचारिक जीत भी दिखता है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो मंत्रालय है वो है शिक्षा मंत्रालय। यह अभी नया मंत्रालय बना, पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री कहलाता था, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री अर्थात शिक्षा मंत्रालय बना। और इसके जो मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले भारत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन पर भ्रष्टाचार और अलग अलग आरोप लगे थे, जिसके कारण से उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे भुवन सिंह खंडूरी अपने दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये तो बात पुरानी हो गई, क्योंकि उसके बाद ये एजुकेशन मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर से पहले ये एचआरडी मिनिस्टर बने, फिर इनके ही एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया, तो ये शिक्षा मंत्री बने। तो फिर बात आती है कि रमेश पोखरियाल निशंक, इतने बड़े नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को क्यों हटना पड़ा। तो इसे हम उत्तराखंड के 2022 के चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2022 में चुनाव है और वहाँ पे चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना हो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद से, चाहे वो तीरथ सिंह रावत का जाना हो, या फिर वहाँ पे बहुत सारे जो लोकल विधानसभा विधायक वाले पॉलिटिक्स थे, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट हस्तक्षेप हुआ करता था रमेश पोखरियाल निशंक का। तो इसलिए शायद उन्हें ये चीज़ से इस पदभार से हटाया गया है, क्योंकि आतंक समाचार को लगता है कि इसमें ये भी चीज़ हो सकता है कि वो वहाँ के अगले मुख्यमंत्री 2022 से वहाँ के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने, और अगर भाजपा जीतती है तो वहाँ पे
वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके कारण से उन्हें वहाँ के विधानसभा वाले पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स के लिए फ्री कर दिया गया इस शिक्षा मंत्रालय से। और चौथा जो मंत्रालय आता है या फिर चौथा जो नाम आता है मंत्री का, वो है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को भी इनके मंत्रालय से हटा दिया गया। 70 वर्षीय प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय से हटाना या फिर उनका इस मंत्रालय से हटना कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह मोदी सरकार में वो वफादार मंत्रियों में से एक थे जो कभी भी मोदी सरकार या फिर मोदी सरकार से मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन ये सार्वजनिक इन्होंने नहीं किया और हमेशा इन्होंने वो वफादारी के साथ अपना मंत्रालय या फिर अपना बीजेपी का सदस्यता निभाया। तो इनका भी हटना कहीं ना कहीं एक अयोग्यता की बात बताता है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बताता है जो इनमें रही होगी, जिसके कारण से मोदी कैबिनेट में अब ये मंत्री नहीं है। इसके अलावा कुछ नए मंत्री बने हैं। यहाँ पे जो सबसे कम उम्र के मंत्री हैं वो 35 वर्ष के हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं वो 71 वर्ष के मंत्री हैं। अर्थात 35 से 71 वर्ष यहाँ पे आयु है अलग अलग मंत्रियों का, सबसे कम 35 और सबसे ज़्यादा 71। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो पीएचडी हैं, बहुत सारे जो हैं वो डॉक्टर हैं, बहुत सारे जो हैं वो व्यवसायी हैं, बहुत सारे जो हैं वो डिप्लोमेट हैं, अलग अलग फील्ड से अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज तक 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं भारत के जिन्होंने अपने चाह से, अपने दम से, अपनी इच्छा से, अब वो अलग बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जैसे बिजनेस फोर्स होते हैं, क्योंकि चंदा आता है तो अलग अलग बिजनेस हाउस का भी दबाव होता है, ये सब जगह पे होता है, सारे सरकार में होता है, क्योंकि पैसा आएगा राजनीतिक पार्टी को तो वो चुनाव लड़ेगी, फिर उससे उसका सरकार बनेगा न बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ से स्टेक होल्डर अगर हैं आपके, तो आपको स्टेक होल्डर के हिसाब से फैसले लेने होंगे। तो चाहे वो रिलायंस की बात करें, चाहे वो अलग अलग कंपनियों की बात करें, ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर होते हैं। तो मैं इस पे बात न करते हुए मैं पॉलिटिकल फैक्टर की बात करता हूँ। तो आज तक भारत के 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो पॉलिटिकल फैक्टर के आधार पे अगर हम बात करें तो यही 3 मंत्री जो हुए हैं इन्होंने अपने दम पे कैबिनेट मंत्रालय बनाया है या फिर अपने आधार पे कैबिनेट मंत्रियों का चयन किया है। बाकी किसी प्रधानमंत्री ने भारत में अपनी स्वेच्छा से मंत्रालय नहीं बनाया है। उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के आधार पे, अलग अलग लोगों की राय के आधार पे अपने सोच से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये जो 3 प्रधानमंत्री हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं उनकी पुत्री और भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और तीसरे हैं अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हीं तीनों ने अपने दम पे, अपने मन से कैबिनेट मंत्रालय बनाया है। बाकी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी स्वेच्छा से कोई भी मंत्रालय, सारा मंत्रालय जो है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे वो एचडी देवेगौड़ा हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे वो अलग अलग जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो हो। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही है। बात ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने मन से, अपनी तानाशाही के हिसाब से बनाया है। हो सकता है, लेकिन तानाशाही या फिर ये सारी चीज़ें जो है ये कब आती है? जब आपके पास वो शक्ति होती है। और भारतीय संविधान के अनुसार नरेंद्र मोदी के पास, इंदिरा गांधी के पास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास वो संवैधानिक शक्ति, वो न्यायिक शक्ति, वो राजनीतिक शक्ति थी जिसके आधार पे उन्होंने अपने दम पे फैसले लिए। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के पास भी वो तीनों फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, वो सारे फैक्टर थे जिसके आधार पे इन्होंने अपने दम पे, क्योंकि इन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, ना इन्हें अपने गठबंधन दलों से पूछने की ज़रूरत है, ना इन्हें अपने विपक्षी दलों से पूछने की ज़रूरत थी। विपक्षी दलों की तो बात नहीं ही आती है, लेकिन इन्हें अपने गठबंधन दलों से भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास खुद ही इतने सांसद थे कि ये आराम से अपना मंत्रालय सेलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई। तो यहाँ पे यह आज़ाद भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे जो अपने दम पे
कैबिनेट मंत्रालय, या फिर तीसरे प्रधानमंत्री जो अपने दम पे अपने मन से कैबिनेट मंत्रालय का सिलेक्शन करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए एक सकारात्मक पहलू है। तो बात आती है कि आखिर यहाँ पे ये जो मंत्रालय बदले हैं इस पे क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ और मंत्रालय की बात करते हैं। यहाँ पे खेल से जुड़ा हुआ एक इंसान अनुराग सिंह ठाकुर, अब उन्हें खेल के अलावा उन्हें और मंत्रालय दिया जा रहा है, और वो मंत्रालय है सूचना का, या फिर और भी अलग अलग चीज़, किरण रिजिजू, या फिर और भी हरदीप सिंह पुरी, या फिर अलग अलग लोग जो हैं उनका मंत्रालय बदल कर, या फिर कहें तो कुछ लोगों को प्रमोट करके राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री, या फिर कहें तो मेन मंत्री बनाया गया, और अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दिया गया। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, या फिर खेल मंत्रालय की बात करें, या फिर शिक्षा मंत्रालय की बात करें, या फिर अलग अलग मंत्रालय की बात करें, वहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं वो पदस्थ हैं। वहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग नेता जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें वो पद दिया गया। तो आतंक समाचार यहाँ पे यही कहना चाहता है। आतंक समाचार इस विश्लेषण को अंतिम रूप देते हुए यही कहना चाहता है कि मंत्रालय तो बदल गए, मंत्री बदल गए, यहाँ पर एक नया सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बनाया गया, जिसके पहले मिनिस्टर जो हैं वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिसे सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है। तो यहाँ पे सारे मंत्रालय तो बन रहे हैं, नए नए मंत्रालय बन रहे हैं, नए नए मंत्री बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहा है। लेकिन बात यही आती है कि जब मंत्रालय बन जाए और ये सारी चीज़ें बन जाए, लेकिन अगर कैपेबिलिटी ना हो, अगर क्षमता ना हो उन सारे चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है वो सामाजिक तौर पे और नैतिक तौर पे एक बेईमानी दिखती है, बेईमानी लगती है। और आतंक समाचार चाहता है कि एक पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन आए, जहाँ पे मंत्रालय तो आगे की बात होती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री और जो सांसद हैं, या फिर विधायक हैं, या फिर मुख्यमंत्री हैं, या फिर राष्ट्रपति हैं, इन सारे लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से बनाने या फिर से चेक करने की ज़रूरत है, और फिर से एक नया संशोधन करके ये सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और मानसिक क्वालिफ़िकेशन और अलग अलग फैक्टर पर जोड़ने की ज़रूरत है, जिसके आधार पे चुनाव हो, जिसके आधार पे एलिजिबिलिटी हो, और जिसके आधार पे ये लोग चुने जाएं। आज के तारीख में कोई भी इलिटरेट या फिर कोई भी लोग जो हैं वो यहाँ पे राजनीति में आ सकते हैं। तो आतंक समाचार चाहता है कि राजनीति के लिए भी एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक मेंटल क्वालिफ़िकेशन, एक सोशल क्वालिफ़िकेशन तय होना चाहिए, ताकि ये सही तरीके से सही लोग जो हैं वो विधायक या सांसद बने, और जब विधायक और सांसद सही बनेंगे तो फिर उसके आधार पे ये वहाँ के मंत्री भी बनेंगे, और मंत्रालय के लिए भी एक सही तरीके का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर सोशल बैकग्राउंड, ये सारा कुछ फिक्स होना चाहिए। किसी को भी वित्त मंत्रालय नहीं दे देना चाहिए, तो किसी को आईटी मिनिस्ट्री नहीं दे देना चाहिए, तो किसी को शिक्षा मंत्रालय नहीं दे देना चाहिए जो खुद में अशिक्षित हो, या फिर कोई अपने आप में कपड़ा मंत्रालय ले लेता है, तो कोई नागरिक उड्डयन मंत्रालय ले लेता है, तो कोई कुछ मंत्रालय ले लेता है, या किसी को कोई मंत्रालय दे दिया जाता है जैसे खिलौने के जैसा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर एक एजुकेशनल क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया, मेंटल क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, जिसके आधार पे ये लोग विधायक, सांसद या फिर मंत्री बने। अब मैं अपने अंतिम विश्लेषण की तरफ आता हूँ, और मैं यहाँ पर बात करता हूँ शिक्षा से। शिक्षा से जुड़े यहाँ पर मेरा शिक्षा से जुड़ा यहाँ पर मेरा जो विषय है आज के विश्लेषण का, वो है कोरोना काल में जो भारतीय केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, अर्थात कहें तो भारत का जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE, उसने एक नया फार्मूला तय किया है 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के होंगे, और इन्हीं पर ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये 2021-2022 का फार्मूला निर्धारित किया है। इन्हीं के आधार पे और इन्हीं के लिए ये जो फार्मूला ये निर्धारित किया गया, क्योंकि हमने देखा है, भारत ने देखा है
कि इस साल अर्थात 2021 में और 2020 में भारत का जो शिक्षा जगत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, या फिर कहें तो दुनिया का शिक्षा जगत जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और यहाँ पे 10वीं के और 12वीं के परीक्षे भी नहीं हुए और अलग अलग चीज़ की परीक्षा भी नहीं हुई और लोगों को प्रमोट कर दिया गया। 2021 में 10वीं का परीक्षा भी नहीं हुआ, 2021 में 12वीं का भी परीक्षा नहीं हुआ, जिसके कारण से छात्रों को, विद्यार्थियों को, छात्राओं को यहाँ पे प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया गया, पास करा दिया गया। न क्लासेज हुई, न परीक्षाएं हुई, और अलग अलग तरीके से इन लोग को इंटरनल असेसमेंट करके इनका रिजल्ट दे दिया गया, परिणाम दे दिया गया। लेकिन क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कोरोना, क्योंकि कोरोना आया 2020 में, आया 2019 में, फैला 2020 में, और 2020 में फैलने के बाद यह 2021 में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अलग अलग लोगों का अलग अलग कोरोना के कारण, कोरोना का एग्ज़ाम तो हो रहा है, कोरोना तो अलग अलग एग्ज़ाम दे ही रहा है, लेकिन कोरोना के कारण से विद्यार्थियों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, नहीं परीक्षा दे पाए, नहीं ये क्लास कर पाए और ना ये परीक्षा दे पाए। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोचा कि ये जो कोरोना है अब तो ये दूसरी लहर में आ चुका है भारत में, और आने वाले समय में शायद ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं लहर में भी चला जाए, जैसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, शोधकर्ता कह रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा एजुकेशनल क्राइटेरिया तय कर लिया जाए ताकि कोरोना के बीच में भी छात्रों का जो असेसमेंट है, छात्रों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित न हो। तो यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया फार्मूला 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए, शैक्षणिक वर्ष के लिए तय किया है। यहाँ पे इसने कहा है कि अब जो परीक्षा होगा 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र का, ये 2 पार्ट में होगा। पहला परीक्षा जो होगा वो नवंबर-दिसंबर में होगा, और दूसरा परीक्षा जो होगा वो मार्च-अप्रैल में होगा। नवंबर-दिसंबर में 50% अर्थात 50% सिलेबस पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी जो 50% बचता है उसका परीक्षा जो है वो मार्च-अप्रैल में होगा। तो 50-50 का फॉर्मूला लगाया गया। 2 टर्म, टर्म 1 नवंबर-दिसंबर, टर्म 2 अर्थात अंतिम टर्म जो है वो मार्च-अप्रैल। यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 4 परिस्थिति भी बनाई है। यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक ऐसा परिस्थिति बनाया है जहाँ पे ये, चूँकि कोरोना का समय है, कोरोना जो है वो अनिश्चितताओं की परिस्थिति के आधार पे हम लोग कोरोना को देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना कब फैल रहा है, कब रुक रहा है, कब कैसे क्या हो रहा है, ये सारी कुछ जो है वो भारत के लिए और विश्व के लिए अनिश्चितता है। और यहाँ पे कोरोना कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इसके आधार पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 4 परिस्थिति बनाई है। एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे सब कुछ सही है, जहाँ पे कोरोना रुक गया, कोरोना लगभग खत्म हो गया और सारे पढ़ाई जो है वो अपने सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक ऐसा परिस्थिति जो बिल्कुल नकारात्मक है, जहाँ पे CBSE यहाँ पे हाइपोथेटिकली मान रहा है, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहा है कि कोरोना जो है वो पूरे 2021-22 में इसी तरीके से चलता रहेगा और भी फैलता रहेगा, और यहाँ पे पढ़ाई जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो एक सबसे सकारात्मक जहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई होगी, सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, तो एक सबसे नकारात्मक जहाँ पे सिर्फ कोरोना रहेगा, जिसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और 2 ऐसे जिसमें कभी कोरोना रहेगा, कभी कभी कोरोना नहीं रहेगा। एक टर्म 1 में कोरोना रहेगा, तो एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें टर्म 2 में कोरोना रहेगा। तो इन 4 आधार पे CBSE ने एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है। तो सबसे पहला आधार जो है, 4 आधार में सबसे पहला आधार है कि जब CBSE यह अनुमान लगाता है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में कोरोना नहीं रहेगा और दोनों में क्लासेज होंगी, कक्षाएं होंगी, तो इसमें कैसे इनका विद्यार्थियों का असेसमेंट होगा, कैसे इनकी परीक्षा होगी। तो जब सारा कुछ सकारात्मक रहेगा, सारा कुछ कक्षाएं होंगी, तो यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की परीक्षाएं होंगी। टर्म 1 का परीक्षा नवंबर-दिसंबर में ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और टर्म 2 में जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे परंपरागत होता रहा है। टर्म 1 जो है वो 90 मिनट का परीक्षा होगा, टर्म 2 में 2 घंटे के परीक्षे होंगे।
टर्म 1 का जो परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका 50% वेटेज रहेगा और टर्म 2 का जो है वो 50% वेटेज रहेगा। अर्थात टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 में सब्जेक्टिव। टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो केंद्र पे परीक्षा होंगे, उसके अलग अलग केंद्रों पे परीक्षा होंगे, और टर्म 2 में भी अलग अलग केंद्रों पे परीक्षा होंगी। दूसरी स्थिति, टर्म 1 में परीक्षा नहीं होता है और टर्म 2 में परीक्षा होता है। अर्थात टर्म 1 कोरोना से प्रभावित हो जाता है और टर्म 2 के समय कोरोना जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो उस समय क्या होगा? तो टर्म 1 अगर कोरोना से प्रभावित हो जाता है तो इसमें जो है जो विद्यार्थी जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस तो करेंगे ही, साथ में वो अपने घर से ही परीक्षा देंगे, ऑब्जेक्टिव परीक्षा देंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होंगे किसी भी टर्म में, किसी भी स्थिति में, वो सारे OMR सीट पे होंगे। तो अगर जैसे टर्म 2 की हम बात कर रहे थे, तो अगर टर्म 1 कोरोना से प्रभावित हो जाता है तो सारी परीक्षाएं जो होंगी वो ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में भी होगी, लेकिन वो घर से ही होगी। विद्यार्थी जो हैं वो घर से ही परीक्षा देंगे और फिर उसका जो रिजल्ट है वो उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा इनके CBSE के वेबसाइट पे। अर्थात जो दूसरा सिचुएशन है जिसमें टर्म 1 का परीक्षा जो है वो कोरोना से, टर्म 1 जो है वो कोरोना से प्रभावित है और टर्म 2 कोरोना से प्रभावित नहीं है, तो टर्म 1 का परीक्षा जो है वो ऑनलाइन घर से होगा या ऑफलाइन घर से होगा। टर्म 2 जो है वो जैसे टर्म 1 में होना था वैसे ही होगा, वहाँ पे 2 घंटे के परीक्षे होंगे वहाँ पे जिस तरीके से होना था। लेकिन यहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो टर्म 1 का जो वेटेज है उसको कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा 50-50 नहीं रहेगा, 50 पहला वाला 50% जो है वो कम हो जाएगा, दूसरे वाले को बढ़ा दिया जाएगा, दूसरे टर्म में बढ़ा दिया के परिणाम में वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर टर्म 1 में होता है और टर्म 2 में कोरोना आ जाता है, तो उस समय क्या होगा? तो अगर टर्म 1 में क्लासेज होती हैं, परीक्षाएं होती है, तो होगा जिस तरीके से 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव होता है जैसा पहले वाले सिचुएशन में था। लेकिन अगर टर्म 2 में आ जाता है कोरोना तो फिर टर्म 2 का जो है वो एग्ज़ाम नहीं होगा और टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे रिजल्ट दिए जाएंगे। और अगर चौथा है जहाँ पे ना तो टर्म 1 में पढ़ाई होती है ना तो टर्म 2 में पढ़ाई होती है, क्योंकि सारा अगर कोरोना ले जाता है, सारा अगर कोरोना के कारण प्रभावित हो जाता है, तो यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, दोनों के वेटेज रहेंगे, साथ में इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा, इन सब को जोड़कर फाइनल परिणाम दे दिए जाएंगे। अर्थात मैं फिर से यहाँ पे रिवाइंड कर देता हूँ कि एक स्थिति जहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में परीक्षा होंगे, वहाँ पर टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे 90 मिनट के, टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे 2 घंटे के, और दोनों का जो रिजल्ट है वो 50% वेटेज लेगा। सेकेंड सिचुएशन जिसमें टर्म 1 में एग्ज़ाम नहीं होते हैं और टर्म 2 में एग्ज़ाम होता है, तो टर्म 1 में एग्ज़ाम अगर नहीं होते हैं तो वहाँ पर घर से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव, और टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पे टर्म 1 का वेटेज जो है वो कम रहेगा, टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तीसरा, टर्म 1 में एग्ज़ाम होता है और टर्म 2 में एग्ज़ाम नहीं होता है कोरोना के कारण, तो यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा कि टर्म 1 जैसे ऑब्जेक्टिव है वैसे हैं, टर्म 2 में एग्ज़ाम ही नहीं होगा और सारा जो है वो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे होगा। और आखिरी जिसमें ना टर्म 1 में एग्ज़ाम होता है ना टर्म 2 में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये रहेगा कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम को ख़त्म करते हुए सारे कुछ जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हुए जैसे टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसी तरीके से टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, और इन सारे को जोड़ते हुए और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को जोड़ते हुए परिणाम दे दिए जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है इंटरनल असेसमेंट का। यहाँ पे विद्यालय को चाहे वो कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो,
3 इंटरनल असेसमेंट, 3 पीरियोडिक टेस्ट लेने होंगे और इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और इसी के आधार पे ये सारे आगे के परिणाम दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस विश्लेषण में आखिरी में यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE ने अपना एक मास्टर प्लान बनाकर तैयार रखा है और जिस तरीके से 2020-2021 का जो शैक्षणिक सत्र है वो कोरोना से प्रभावित हो गया, कोरोना के कारण ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र को CBSE जो है वो बचाने में लगी हुई है और यह जो प्रयास है यह एक सफल प्रयास है, यह एक बेहतरीन प्रयास है जैसा कि आतंक समाचार को लगता है। और आतंक समाचार यह भी चाहता है कि जो सिचुएशन 1 है वही रहे, क्योंकि सिचुएशन 1 जो है वो सबसे सकारात्मक सिचुएशन है जहां पर CBSE को लगता है कि कोरोना लगभग कंट्रोल में हो जाएगा और जैसे पढ़ाई हो रहा था वैसे होगा, क्योंकि आतंक समाचार भी चाहता है कि पढ़ाई हो और पढ़ाई जो है वो कोरोना से प्रभावित ना हो और पढ़ाई जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे चलता रहे और हमारा देश और हमारे विद्यार्थी जो हैं वो आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा नाम कमाते रहें। नमस्कार।